हेलो बच्चों, मैं हूं आपसे की टॉपर भैया और स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 11th की फिजिक्स का मॉडल सेट नंबर 5 यानी कि लास्ट मॉडल सेट लेकर आ चुके हैं, जो हमारे द्वारा बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद आप सबके लिए एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकें, इसलिए तैयार करके आपको दिया जा रहा हर एक सब्जेक्ट का। यदि अभी तक हमारा मॉडल सेट नंबर 1, 2, 3, 4 आप नहीं देखें फिजिक्स का, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए हैं, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और बाकी चारों मॉडल सेट आपके सामने आ जाएगा, जिसके बाद आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। बाकी केमिस्ट्री वगैरह का, मैथ वगैरह का हर एक सब्जेक्ट का मॉडल सेट का जो है अपलोड कर चुके हैं 2025 का। आप आराम से प्ले लिस्ट में जाके हर एक चीज़ की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर लीजिए। बाकी आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। इसके बाद हम आपको पिछले 5 सालों में क्या क्या पूछा गया है वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि फिजिकल क्वांटिटीज आर, है ना, बोल रहा है कि इन चारों में से बताना है कि कौन जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज है यानी भौतिक राशियां हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह जितने भी है ये सब हमारा फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, देख सकते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज दी सेम डायमेंशन। आपको पता होगा कि ये हम मॉडल सेट नंबर 4 जो देखें उसको पता होगा कि ये क्वेश्चन 4 में भी था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा इम्पल्स और मोमेंटम, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, यानी कि इम्पल्स और मोमेंटम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है दोनों का सेम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने है तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, कहता है इन एसआई सिस्टम दी फंडामेंटल्स यूनिट आर। यहाँ पे बोल रहा है कि बताना है कि इन चारों में से जो एसआई सिस्टम के अनुसार से फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं वो कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा तीसरा का वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडल। इसमें से जितना भी यूनिट है सब हमारा क्या है, फंडामेंटल यूनिट। बाकी इसमें से चेक कीजिएगा तो एक ना एक अदर यूनिट हो जाएगा, जैसे इसमें कूलम हमारा फंडामेंटल यूनिट नहीं है। ठीक है, ठीक उसी तरह से इसमें भी जब चेक कीजिएगा तब आपको एक मिल जाएगा, जैसे न्यूटन फंडामेंटल यूनिट नहीं है। इसमें देखिए यहाँ पे लक्स जो है वो हमारा फंडामेंटल यूनिट नहीं है। ठीक है, तो तीनों में तो गलत निकल गया, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में सभी जो है फंडामेंटल यूनिट्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने फोर्थ नंबर है, कहता है रिजोल्यूशन इज। रिजोल्यूशन क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये एक द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट सिग्नल है जो चेंज बताता है ना, चेंज दैट द इंस्ट्रूमेंट कैन डिटेक्ट एरिएबिलिटी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट इज, यानी जो एब्सोल्यूट एरर होता है, वैसे एरर को इस बार हमको लगता है इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन देख लीजिए थोड़ा सा। कहता है एब्सोल्यूट एरर जो है वो किसका मेजरमेंट है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 5वां नंबर का वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, सी, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल मेजरमेंट ऑफ देयर मीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन। कहता है कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, एक बॉडी है वो स्टार्ट करता है चलना ए से, ट्रेवल करता है पॉइंट बी तक, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1.5 किलोमीटर एंड रिटर्न आता है फिर ये से, है ना, चलिए बी तक जाता है और फिर रिटर्न आ जाता है कहाँ, ए में। ठीक है, चलो ठीक है, बोलता है इफ़ ही टेक्स 1 आवर डू सो, यानी कि इसमें से उसको 1 घंटे का समय लगता है। तो बोलता है एवरेज वेलोसिटी, बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है ना। तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग क्या लिखते हैं ऊपर में लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट और नीचे लिखते हैं कि कितना टाइम लगा। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो जिस पॉइंट में गया उसी पॉइंट में आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 निकल गया ना, और टाइम लिया 1 आवर, 0/1 कितना हो जाएगा, 0। तो इसमें इसका जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं सो। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 7वां नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, कहता है देखिए, कहता है कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन इफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर मेकिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 32 मीटर इज 8 मीटर पर सेकेंड, इट्स एक्सेलरेशन इज। समझना है क्वेश्चन को, देखिए डरना नहीं है न्यूमेरिकल से। ठीक है, क्या बोल रहा है समझना है कि एक बॉडी है वो स्टार्ट करता है फ्रॉम रेस्ट से चलने के लिए, ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, रेस्ट से कहने का मतलब इसका जो यू होगा इनिशियल वेलोसिटी वो 0 हो जाएगा क्योंकि रेस्ट से चल रहा है। बोलता है वो ट्रेवल करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से एक स्ट्रेट लाइन पर। ठीक है, बोलता है इसका वेलोसिटी जो है वो एक उसका जो वेलोसिटी है वो आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट 32 मीटर, यानी वो चलता है कितना, 32 मीटर, यानी एस, यानी डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है 32 मीटर, और इसका जो यहाँ पे वेलोसिटी है वो भी का वैल्यू है 8 मीटर पर सेकेंड। भी कितना है हमारा 8 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है भाई, बोल रहा है कि एक्सेलरेशन जो है इसका जो स्पीड है वो कितना है 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बोलता है इट एक्सेलरेशन इज, हम यानी कि हमको ए का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब ए का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आपके पास पता होगा कि 3 फॉर्मूला होता है ना, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। इस तरह से आपके पास 3 फॉर्मूले होते हैं। अब देखना है कि इन तीनों फार्मूला में से हमारा कौन सा फॉर्मूला सही बैठ रहा है। तो हमको लगता है कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a से हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। क्यों, क्योंकि हमको ये वैल्यू चाहिए, s का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है और हमारा v का वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पे 8 दिया गया है, u का वैल्यू हमारा 0 है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे इस फॉर्मूले पर बैठा के तो हमारा आंसर नहीं निकल जाएगा। देखना है कैसे करेंगे, पहले v स्क्वायर होता है, क्या होता है पहले v स्क्वायर बोले तो 8 का स्क्वायर यानी 64 है ना, फिर u स्क्वायर बोले 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2as, 2 एक नंबर है, s का वैल्यू 32 दूनी डायरेक्ट 64 कर दें, चलिए 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64 और यहाँ पे a। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में, 0 से कुछ नहीं होगा तो 64 से 64 कट जाएगा तो ये का वैल्यू आ जाएगा कितना 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, है ना, इन बताना है इन वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है। तो कितना सिंपल है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा 8वां का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9th नंबर क्वेश्चन हमारे सामने कि आप बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, है ना, देखिए सेम क्वेश्चन उसी के जैसा बस थोड़ा सा चेंज किया। ठीक है, बोलता है कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट करता है और ट्रेवल करता है टी सेकंड के लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, डिस्प्लेसमेंट उसका 16 मीटर है, तो टाइम कितना लगेगा। देखना यहाँ पे समझना है, स्टार्ट कर रहा है ये मतलब रेस्ट से तो उसका यू का वैल्यू का 0 यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन दे दिया यानी ये का वैल्यू दिया कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस का वैल्यू दे दिया है कितना 16 मीटर। ठीक है, फिर हमको पूछ रहा है टाइम, क्या पूछ रहा है टाइम, तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है हमारा। ठीक है, अब हमको पूछ क्या रहा है, हमको पूछ रहा है टी का वैल्यू, तो आराम से निकल जाएगा। देखिए एस का वैल्यू कितना है हमारा 16, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे बराबर यू का वैल्यू कितना है, यू का वैल्यू 0 है, टी निकालना है तो 0 से किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म हो जाएगा ये वाला, बस बचेगा प्लस, है ना। यहाँ पे लिखेंगे हाफ, ये का वैल्यू हमको क्या है 2 दिया है, 2 ही ना दिया है का वैल्यू, 2 का 2 ही है हमको ये का वैल्यू 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2, क्या लिखेंगे 2, और हमको पूछा टी का स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का टी स्क्वायर छोड़ देंगे। यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो खत्म हो जाएगा, यानी टी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 16, टी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, टी स्क्वायर बराबर आ गया 16, ये स्क्वायर हटेगा इधर रूट जाएगा और बाहर निकलेगा तो बचेगा 4, यानी टी बराबर हो जाएगा 4 सेकंड। तो 9वां का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इफ अ ट्रेवल विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड इज 3 सेकंड इज। कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि एक बॉडी है वो स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, तो जाहिर की बात है यू का वैल्यू कितना होगा 0, उसका एक्सेलरेशन यानी ए का वैल्यू दे दिया कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलता है डिस्प्लेसमेंट उसका क्या होगा, यानी एस का वैल्यू अगर पूछ रहा है, ठीक है, और आपको टी का वैल्यू दे दिया कितना 3 सेकंड, कितना दे दिया आपको 3 सेकंड, किसका वैल्यू टी का वैल्यू। अब हम लोग सेम फार्मूला लगाएंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कोई दिक्कत है समझने में। अब सेम हमको एस निकालना है, इसको यहीं छोड़ेंगे, एस बराबर यू टी होता है, क्या होता है यू टी, यू का वैल्यू 0 है, टी का वैल्यू कुछ भी रहे तो ये 0 हो गया खत्म, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मतलब 2 इंटू टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 2 से 2 कटा खत्म, तो यहाँ पे एस बराबर डायरेक्ट आ गया 9, है ना, तो 9 मीटर हो जाएगा हमारा सही, ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि वाई वी एक्सपीरियंस रिकॉल इन अ गन आफ्टर फायरिंग अ बुलेट। कहने का मतलब क्या है कि जब हम लोग गोली चलाते हैं, क्या करते हैं हम लोग गोली जब चलाते हैं, है ना, तब वो कहता है कि जब पीछे हटने का जो अनुभव करते हैं हम लोग, क्या करते हैं अनुभव, यानी कि वी एक्सपीरियंस रिकॉल, हम लोग क्या करते हैं पीछे हटने का जो एक्सपीरियंस करते हैं वो आखिर कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हम लोग मान लो देखो यहाँ पे आप गोली पकड़े कभी और गोली जैसे सामने जाएगा तो आप पीछे की ओर झटका पड़ता है ना, तो आखिर वो किसके कारण होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो जाएगा बिकॉज द बुलेट हैज़ दी लार्जर लिनियर मोमेंटम, क्योंकि बुलेट के पास जो होता है वो लिनियर मोमेंटम जो होता है उसका रेखीय संवेग बहुत ज़्यादा होता है ना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन है, कहते हैं द मास ऑफ अ बॉडी इज 2 kg, इट वेट इज। कहने का मतलब कोई बॉडी है उसका मास कितना है 2 kg, तो बोल रहा है उसका वेट कितना होगा, है ना। तो आपको पता होगा कि जो अर्थ पे वेट जो होता मतलब ये वेट का वैल्यू यानी जी का वैल्यू जो होता है वो होता है 9.8, ठीक है, और बॉडी जो है हमारा वो है 2 kg का, कितना है 2 kg का, तो आपका जो मेन वेट का वैल्यू आता है ना वो होता है mg, है ना, वेट बराबर क्या होता है
जी होता है, ठीक है। एम मतलब मास है 2 kg और जी का वैल्यू होता है 9.8। कहाँ, अर्थ पर। हम लोग गुना करेंगे, 8 दूनी 16 के 6 बचे 1, 9 दूनी 18 और 1 19, यानी आ जाएगा 19.6। और वेट का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। तो आ जाएगा इसका सही आंसर 19.6 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने, 13 नंबर क्वेश्चन। कहता पैसेंजर इन अ मूविंग बस इज थ्रो फॉरवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टॉप, दिस इज एक्सपीरियंस। क्या बोल रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं। कहता है एक पैसेंजर है, ये पिछला में भी हम बताए थे, बस थोड़ा सा अलग था, है ना। एक पैसेंजर है, वो बस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब क्या होता है कि बस अचानक रुकती है, तब पैसेंजर सामने की ओर झुक जाता है, आपको तो पता ही होगा। तब ये क्या एक्सपीरियंस करता है, आखिर किसके कारण ऐसा होता है, तो आपको पता होगा ये होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ के अनुसार, यानी कि 13 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने, क्या है यहाँ पे 14 नंबर। कहता है कंजर्वेशन मोमेंटम इन अ कॉलिजन बिटवीन पार्टिकल कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम, है ना। अंडरस्टूड फ्रॉम कहने का मतलब क्या है कि जो कंजर्वेशन मोमेंटम होता है किसमें, तो इन अ कॉलिजन का, किसके कॉलिजन में, तो बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड फॉर्म, है ना। यानी जो पार्टिकल्स जो होता है वो अंडरस्टूड के जब फॉर्म में होता है, तब जो कॉलिजन बिटवीन होता है पार्टिकल्स के, वो किसके कारण होता है, वो क्या होता है उसमें से, तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ न्यूटन सेकेंड एंड थर्ड लॉ, है ना। यानी इसमें से न्यूटन सेकेंड लॉ भी काम करता है और न्यूटन थर्ड लॉ भी काम करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने, 15 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि अब ब्लॉक ऑफ मास एम, यानी एक ब्लॉक यानी बक्सा समझ लीजिए जिसका मास एम है, इज अ प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस, है ना। यानी वो जो है एक फ्लैट, यानी कि एक मान लो चिकना सतह पर जो है वो रखा गया, ठीक है, फ्लैट सरफेस पे है। बोल रहा है कि आप फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट पैरेलल टू दी सरफेस। तब क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं ताकि ये पैरेलल जो हो वो सरफेस में मूव करे, है ना। तो बोलता है कि क्या बोलता है, देख सकते हैं यहाँ पे, दी फ्रिक्शनल फोर्स एफ डेवलप्ड इज दी प्रोपोर्शनल टू बी, है ना। तो जब वहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा कि नहीं, जब हम लोग धक्का देंगे तब वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, है ना, यानी किस पर वो डिपेंड करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा हो जाएगा मास ऑफ द बॉडी पे, है ना, क्योंकि आपको पता होगा कि फ्रिक्शन जो होता है हमेशा डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी पर, ठीक है, क्योंकि मास जितना ज़्यादा होगा फ्रिक्शन उतना ज़्यादा लगेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं। कहता है कि इन एनी किड्स ऑफ कॉलिजन, क्या बोलता है कि जो इन एनी किड्स ऑफ कॉलिजन, यानी किस तरह जो है ना कि किसी भी तरह टकराव में क्या होता है ना, यानी कि जब भी कॉलिजन होता है, क्या होता है कॉलिजन, तो आखिर क्या होगा, लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व होगा कॉलिजन के दौरान, या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज कंजर्व होगा, या फिर दोनों होगा, या फिर दोनों में से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व होगा, है ना। जब भी कॉलिजन होता है तब लीनियर मोमेंटम का क्या होता है, कंजर्वेशन होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चन क्या होता है। कहता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मास इनटू डैश इनटू लेंथ, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो किसका प्रोडक्ट होता है, किसका प्रोडक्ट होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू हाइट, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, है ना। तो 17 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू, यानी जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ का जो एरिया हमको मिलता है वो आखिर किसका वैल्यू होता है, इंपल्स का, मोमेंटम का, वर्क डन का, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस का, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वर्क डन का, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आराम से देखना है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ, है ना, यानी जो टॉर्क लगता है किसी भी बॉडी पे वो रोटेशनल एनालॉग होता है। किसका रोटेशनल एनालॉग होता है, मास का, फोर्स का, वेलोसिटी का, या फिर काइनेटिक एनर्जी का। तो किसका रोटेशनल एनालॉग होता है, कौन, टॉर्क। तो वो हमारा फोर्स का रोटेशनल एनालॉग होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा सही। आप डेफिनेशन में भी पढ़ेंगे, टॉर्क का डेफिनेशन होता है द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि जी का मान कहाँ शून्य हो जाता है। जी यानी कि वही वेट, एक तरह से ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटी का जो मान होता है वो शून्य आखिर कहाँ हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वी के आधे व्यास के बराबर गहराई में, है ना। पृथ्वी के आधे व्यास की बराबर जहाँ गहराई होती है, यानी कि द वैल्यू ऑफ जी बिकम जीरो एट
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द डेप्थ इक्वल टू द हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट, यानी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है वो सबसे मैक्सिमम कहाँ होता है ना, सरफेस ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ, इन्फिनिटी पर, या फिर एनीवेयर, कहीं भी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी पे, है ना। इन्फिनिटी पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा 21 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द टाइम पीरियड ऑफ एन अर्थ स्टेलाइल इन अ सर्कल ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, यानी जो टाइम पीरियड होता है किसका, अर्थ स्टेलाइट का, वो सर्कल ऑर्बिट पर इंडिपेंडेंट कहाँ होता है ना, वो इंडिपेंडेंट होता है तो कहाँ होता है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा किसका, 22 नंबर क्वेश्चन का, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द मास ऑफ द स्टेलाइट पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कहता है द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड क्या बोलता है, जो इलास्टिक एनर्जी होता है वो स्टोरेड होता है पर यूनिट वॉल्यूम इन अ स्ट्रेच वायर इज, कहने का मतलब जो इलास्टिक एनर्जी होता है वो स्टोर होता है, यानी जमा होता है कहाँ, तो पर यूनिट वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, तो इन अ स्ट्रेच वायर का, यानी हम लोग जितना ज़्यादा वायर को स्ट्रेच करते हैं उसके प्रत्येक यूनिट वॉल्यूम में क्या होता है, हमारा इलास्टिक एनर्जी वहाँ पे स्टोर होता है ना। तो वो किसके बराबर होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 23 का हो जाएगा हाफ, क्या हो जाएगा, हाफ स्ट्रेस स्क्वायर बाय वाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही, यानी हाफ इंटू 1/2 इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द ब्रेकिंग स्ट्रेस फॉर अ वायर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड, कहने का मतलब जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है किसके लिए, एक वायर के लिए, वो भी जो यूनिट क्रॉस सेक्शनल जो एरिया मतलब यूनिट क्रॉस सेक्शन उसका भाग जो होता है वो क्या कहलाता है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 24 का 24 नंबर क्वेश्चन का वो जाएगा आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाता है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है द विस्कोसिटी ऑफ, है ना, जो विस्कोसिटी है वो क्या होता है, उसमें से विस्कोसिटी में क्या गैसेस डिक्रीज विथ इंक्रीज द टेम्परेचर, लिक्विड इंक्रीज विथ इंक्रीज द टेम्परेचर, या फिर गैसेस इंक्रीज विथ डिक्रीज द टेम्परेचर, या फिर लिक्विड डिक्रीज विथ इंक्रीज द टेम्परेचर। जो विस्कोसिटी होता है आपको हम शायद फोर्थ अपने चौथा मॉडल सेट में भी ये क्वेश्चन दिए थे, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 25 का वो जाएगा आपका लिक्विड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वाटर कैन राइज अप टू द हाइट एज इन अ कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, कहता है कि इफ द ट्यूब इज कट टू हाफ इट साइज द वाटर इन द ट्यूब विल, कहने का मतलब कि क्या होता है कि वाटर कैन राइज अप ऑफ द हाइट, कहने का मतलब कि एक कैपिलरी ट्यूब है। ठीक है, एक कैपिलरी ट्यूब है उसमें से पानी भरा हुआ है, पानी क्या हुआ, भरा हुआ है। बोलता है कि ट्यूब को हम लोग कट करते हैं कहाँ, हाफ साइज, यानी आधा आधे काट देते हैं। तो कहता था वाटर इन द ट्यूब विल बी, तब बोलता है कि जो वाटर होगा ट्यूब में वो क्या होगा, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 26 का वो हो जाएगा नॉट ओवरफ्लो, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसका ओवरफ्लो नहीं होगा, वो ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहता है 60 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, कहता है सर्कुलर पिलर ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन है इतना, बोलता है कि सपोर्ट्स वेथ इतना केजी, व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द पिलर, बोलता है इस पर कितना प्रेशर लगेगा। तो इसको हम लोग पर्सनली करेंगे, इसको रहने देते हैं। ठीक है, वैसे इसका आंसर भी बता देते हैं आपको, इसका आंसर होगा 9.8, कितना होगा 9.8 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, कहता है व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, या फिर कोई सेम रहेगा, फिर कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डिक्रीज, क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 28 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने क्या कहता है कि रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर वॉल्यूम एंड एरिया एक्सपांसन इज, है ना, यानी जो रेशियो होता है किसका, तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर वॉल्यूम एंड एरिया एक्सपांसन का वो आखिर क्या होता है उसका रेशियो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1:3:2। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने 30 नंबर क्वेश्चन कहता है द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, यानी जो जीरोथ लॉ होता है थर्मोडायनेमिक्स का वो किस चीज़ के कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है, कॉन्सेप्ट ऑफ किसका होता है। तो इसका सही आंसर होगा कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 31 नंबर कहता है कि द ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी क्या बोलता है, द
ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस इज। कहने का मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी कैसा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसका, गैस मॉलिक्यूल का, वो T टेम्परेचर पर और 1 मोल ऑफ गैस पर कितना होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 31 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 3/2 RT। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 32 नंबर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडाइनमिक स्टेट ऑफ मीटर। यानी कि इन चारों में से कौन जो है वो कैरेक्टराइज नहीं करता है किसको, तो थर्मोडाइनमिक स्टेट ऑफ मीटर को, वर्क, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 32 नंबर का हो जाएगा हमारा वर्क। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने क्या कहता है, कहता है हीट कैन नॉट बी itself flow from a body at lower temperature to a body at high temperature is the statement of a constituents of। कहने का मतलब क्या है कि उष्मा अपने आप कम तापमान वाले पिंड से उच्च तापमान वाले पिंड में प्रवाहित नहीं हो सकती। यह कथन किस के परिणाम स्वरूप आखिर क्या होता है ना, यानी उष्मा जो है वो कभी भी कम उष्मा से ज़्यादा उष्मा की ओर ट्रेवल नहीं कर सकती। आप लोग पढ़े होंगे कि उष्मा यानी कि जो हीट का ट्रेवल होता है वो आपका हमेशा हाई टू लो होता है, यानी वो लो टू हाई वो कभी नहीं कर सकती। आखिर ये किसके कारण होता है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार ऑप्शन नंबर डी ये बात कहता है। ठीक है, कि उष्मा कभी भी हाई टू लो ही जाएगा, वो कभी भी उष्मा लो टू हाई नहीं जा सकता स्वतः। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है engine has the efficiency of 1/6 when the temperature of sink is reduced by 62 degrees Celsius is efficiency is double temperature of the sources। कहने का मतलब क्या है कि कोई इंजन है उसका जो एफिशिएंसी है वो 1/6 है। ठीक है, बोलता है तो इंजन को हम लोग टेम्परेचर देते हैं यानी गर्म किया जाता है कितना 62 डिग्री सेल्सियस, तो वो कहता है कि जो इसका एफिशिएंसी होता है वो डबल हो जाता है, तो इसका टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी इसका टेम्परेचर का मान आखिर कितना हो जाएगा। तो वैसे इसको पर्सनली समझाएंगे। अभी आंसर इसका देख लीजिए, इसका आंसर होगा आपका 99 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्शन देख सकते हैं आपके सामने 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। कहने का मतलब कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार से जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर आखिर क्या होगा, वाटर फ्रीज होगा, लिक्विड जो होगा वो हीलियम फ्रीजेस होगा, या फिर मॉलिक्यूल मोशन स्टॉप होगा, या फिर लिक्विड हाइड्रोजन फ्रीजेस होगा, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 35 का हो जाएगा आपका कि मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने क्या कहता है, कहता है कि इन गैसेस साउंड वेव इज, है ना, जो गैस में साउंड वेव जो होगा वो क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का वो आपका हो जाएगा कि लॉन्गिट्यूडनल ओनली हो जाएगा, है ना। जो गैस में जो इन गैस और साउंड वेव, है ना, जो साउंड वेव होता है वो गैस में हमेशा कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल ओनली होगा ना। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा 36 का सही हो जाएगा। समझ में आ गया कुछ, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, कहता है कि इफ अ वेव कंप्लीट वेव जो है वो कंप्लीट होता है 20 वाइब्रेशन इन 2.5 सेकेंड, तो कहता है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, है ना। हमको यहाँ पे दे दिया क्या चीज़, वेव का वाइब्रेशन दे दिया है ना यहाँ पे, और हमको टाइम भी दे दिया। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो अभी इसका फ्रीक्वेंसी देख लीजिए डायरेक्ट, इसका जो फ्रीक्वेंसी आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 8 हर्ट्ज। ठीक है, कैसे आएगा इसको स्पेशल बताएंगे, बस एक टॉपिक बताएंगे आपको हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ बोलता है इफ द पेंडुलम ऑसिलेशन 78 टाइम्स इन 1 मिनट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम विल बी, है ना। क्या बोलता है कि यदि जो कोई पेंडुलम है वो 78 टाइम्स जो होता है वो दोलन करता है ना, तो कहता है कि उस लोलक की आवृत्ति क्या होगी। तब बोलता है उस पेंडुलम का जो आवृत्ति होगा, आवृत्ति बोले तो क्या बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी उसका जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1.3 हर्ट्ज। कैसे होगा वो बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर SHM। कौन जो है वो SHM के लिए इसेंशियल यानी कि जरूरी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ग्रेविटी। ऑप्शन नंबर ये हमारा होगा सही। लास्ट नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं 40 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या बोलता है कि द रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग SHM। कहने का मतलब कि जो आपका रेस्टोरिंग फोर्स लगता है, एक्टिंग होता है किस पर, किसी भी पार्टिकल्स पर, कब, तब जब SHM एक्सिक्यूटिंग होता है तब क्या होगा, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही।